नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है प्रयोगशाला सहायक। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कुछ ही दिनों पहले शिक्षा विभाग में लगभग 60,000 पदों के वैकेंसी की घोषणा की थी। उसमें लगभग 1500 के करीब कॉलेज शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और कृषि विभाग के प्रयोगशाला सहायकों के पदों की भर्ती होनी है। हालांकि कृषि विभाग के जो प्रयोगशाला सहायकों के पदों की अभ्यर्थना है वो हमारे अधीनस्थ बोर्ड को भेजी भी जा चुकी है। जल्द ही उसकी विज्ञप्ति, हालांकि तीनों के तीनों एक साथ आएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या इस प्रयोगशाला सहायक का सिलेबस है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन सा विद्यार्थी इस पेपर को दे सकता है। दूसरी बात, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी इस पेपर की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी जो सक्सेस पॉइंट की विषय विशेषज्ञों की जो टीम है वो कब से इस बैच को लेगी, बैच ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बहुत सारी क्यास लगाई जा रही है कि सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। हमारी ओर से अभी जो भी हमारा बैच होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जो विज्ञप्ति आने के बाद तो सिलेबस अपने को सभी को पता हो जाएगा कि क्या रहेगा या क्या नहीं रहेगा। उससे पहले जो भी हमारे बैचेज होंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम जो पिछला सिलेबस है, जो लैब असिस्टेंट 2018 में हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कवर करेंगे। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि पेडालॉजी जुड़ेगी, इंडिया जीके जुड़ेगा, करंट अफेयर्स जुड़ेगा, तो वो बात की बात है। अगर जुड़ता है तो हम उस पोर्शन को दोबारा से करवाएंगे, ठीक है, और नहीं जुड़ता है तो जो सिलेबस पुराना है वो चलेगा ही। पेडालॉजी है वो जो चिकित्सा विभाग में लैब टेक्नीशियन जिनको बोलते हैं उनमें आती है, ठीक है, क्योंकि उनके जो सिलेबस होता है उसमें ये पेडालॉजी होती है, जिसको आप साइकोलॉजी भी बोलते हो। ठीक है, यहां तक अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार ये नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसको हम करवा दिया जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, जो भी विद्यार्थी 12वीं पास आउट है और विज्ञान वर्ग से है, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो बायोलॉजी से हो, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, सबसे इजी नौकरी लेने का है ये चांस, सबसे इजी। आप 12वीं पास कर चुके हो, आपके 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है, तो नौकरी लेने का सबसे अच्छा मौका है वो यही है, प्रयोगशाला सहायक। देखिए जी, सबसे पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पहले एक बार हम सिलेबस को इसको देखते हैं क्या रहेगा। देखिए जी, पहला जो पोर्शन है पेपर का वो रहेगा जीके का, जो कि 100 अंक का होगा और इसमें प्रश्न है वो आपके 50 होंगे। दूसरा जो पोर्शन है उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे और 200 अंक का होगा। टोटल नंबर होगा इसके पेपर का 300। और एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, लास्ट ईयर तो जो पेपर था वो टोटली एनसीईआरटी था। उससे पहले 2016 में ये वैकेंसी हुई थी, उसमें भी ये रूल था कि दोनों पोर्शन, चाहे वो जीके वाला हो चाहे वो साइंस वाला हो, इसमें आपके कंपलसरी है कि 40% तो आने ही चाहिए। उसके बाद में इसकी मेरिट डिसाइड होगी। लेकिन 2016 जो पेपर था वो इतना टफ था कि 40% क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन पिछला जो पेपर था उसमें 40% का क्राइटेरिया था। अगर मान लीजिए आपके इसमें 180 प्लस नंबर है और यहां पे आपके 40% नहीं बन रहे हैं, तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। दोनों में आपको 40% लेना जरूरी है, ये कंपलसरी है। हालांकि 2016 के पेपर में ये नहीं था, विज्ञप्ति में ये जरूर लिखा था कि 40% होना चाहिए, लेकिन पेपर ऐसा था कि 40% बने ही नहीं थे स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो इस बार भी यही रहेगा, 40% तो रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान इतिहास, कला व संस्कृति, जो आपके हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है। कोई भी पेपर हो राजस्थान का जिसमें आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री आती है, वो सारे के सारे टॉपिक इसमें हैं। ठीक है, वही टॉपिक जो पटवार हो, चाहे राजस्थान कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस एसआई हो, चाहे आरएस हो, यही टॉपिक उसमें रहते हैं और यही टॉपिक इसमें रहते हैं। बस लेवल क्वेश्चनों का थोड़ा सा इस पेपर में इजी रहता है। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको कोई भी एक हेल्प बुक पकड़ लेनी है, चाहे वो किसी भी बुक्स जो पब्लिकेशन है, चाहे लक्ष्य, राय, कुछ भी आपके हिसाब से एक बुक को पढ़ लो। पनोरमा भी अच्छी है, ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है, या किसी एक यूट्यूबर को पकड़ लो।
उसके वीडियो देखो। इसमें आप जितना ज्यादा 3-4 किताब लाए, 3-4 यूट्यूब पे जो अलग अलग टीचर है उनकी वीडियो देखोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो। इससे अच्छा पर्टिकुलर एक बुक लाओ, एक यूट्यूबर को पकड़ो और उससे वीडियो देखो और किताब को पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड चीज आती है राजस्थान का भूगोल। ध्यान रखना है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के 25 क्वेश्चन मिलेंगे 2 पार्ट के, और आपको भूगोल के अकेले के कितने मिलेंगे 25 क्वेश्चन। तो हो सकता है किसी को जीके हार्ड लगता है तो एक सीधा सा है कि आप एक ज्योग्राफी को पढ़ लो अच्छे से, तो 25 क्वेश्चन तो आपके कवर हो रहे हैं। और आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी है राजस्थान की, आप सभी को पता होगा कि पूरा पोर्शन कवर नहीं हो पाता। तो हो सकता है आप थोड़ा मोटा मोटा भी पढ़ोगे तो 10-15 क्वेश्चन का जुगाड़ हो जाएगा आपका। और भूगोल को आप अच्छे से पढ़ लो। और ये ज्योग्राफी भी वही है जो तकरीबन जितने भी पेपर राजस्थान के होते हैं, राजस्थान की जो ज्योग्राफी आती है, भूगोल आता है, वही टॉपिक यहां पे है, ठीक है। इसमें भी आपको यही करना है, कोई एक हेल्प बुक लेनी है, एक यूट्यूबर को देखना है और अपने अच्छे नोट्स बनाने हैं। उसके बाद बात आती है जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान के 2 पार्ट है भी दोस्तों यहाँ पे, एक तो बॉटनी का और एक जूलॉजी का। दोनों के 10-10 टॉपिक है। और जो आपको इस बॉटनी और जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी में जो पढ़ना है, पिछला पूरा का पूरा पेपर एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी से बाहर था। 11th और 12th की एनसीईआरटी उठानी है बायोलॉजी की। जो टॉपिक आपके दे रखे हैं, पूरे एनसीईआरटी नहीं है, सारे टॉपिक नहीं है 11th 12th के, सिर्फ 10-10 टॉपिक ही है। उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, नोट्स बनाना है और वहीं से क्वेश्चन आएगा। एक भी क्वेश्चन पिछले पेपर में ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी से बाहर था बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, 11th और 12th की एनसीईआरटी लेनी है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो टॉपिक एनसीईआरटी से आपको कवर करने हैं। उसके बाद बात आती है, यहां पे इसमें एक टॉपिक ऐड किया हुआ है, पीछे है थोड़ा सा, पादपों का आर्थिक महत्व, ठीक है। प्लांट्स के जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस होती है वो है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो आपके पादपों के आर्थिक उपयोग है वो आप किसी भी यूट्यूबर को देख लीजिए, आपको पता होगा, या आप गूगल पे सीधा देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। या आपके जो 11th क्लास में क्लासिफिकेशन दे रखा है उसमें सैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी के जो आर्थिक महत्व दे रखे हैं वही है पादपों के आर्थिक महत्व, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद में बात करें, ये जूलॉजी का है, ठीक है। ये भी आपके 11th और 12th एनसीईआरटी से पढ़ना। और यहाँ पे भी एक आपको टॉपिक दे रखा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, पादपों के आर्थिक महत्व। तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हो सकता है आपको एनसीईआरटी में न मिले, इनको आपको एक्स्ट्रा देखना है। बाकी जितने भी टॉपिक है सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के, 11वीं और 12वीं पूरी नहीं है, पूरी एनसीईआरटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक आपके दे रखे हैं वही आपको एनसीईआरटी से कवर करने हैं। उसके बाद में बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स की आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है। अब कई विद्यार्थियों के सिर्फ फिजिक्स की एनसीईआरटी कैसे करेंगे, फिजिक्स तो वैसे नोट्स में ही समझ में नहीं आती, एनसीईआरटी तो दूर की बात है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आसानी से पढ़ लोगे। 10 ही टॉपिक है फिजिक्स के, और उसमें 10 में से जो अधिकांश टॉपिक है वो 12th क्लास के है। और इसके लिए आपको क्या है कि इसमें तो न्यूमेरिकल आने हैं, तो आपको एक प्रैक्टिस बुक लेनी पड़ेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आप जो भी आपके टॉपिक है, आप सभी के पास एंड्रॉयड फोन होगा, ठीक है। जो हमारे से नहीं जुड़े हैं, जो हमारे बाड़मेर से बाहर के उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाड़मेर वाले तो हमारे संपर्क में, उनके तो कोई समस्या होगी ही नहीं। एप्लीकेशन आती है एक एररलेस भौतिकी, हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए एररलेस फिजिक्स। नाम सुनिएगा, एररलेस भौतिकी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। उसमें एक यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर नाम की बुक आती है, जो नीट वाले विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते हैं, जिन्होंने नीट की तैयारी की उनको पता है, यूएसएस बोलते हैं। वो पूरी बुक उसमें है, उसमें थ्योरी भी है, उसमें प्रैक्टिस भी है। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको क्या करना है कि अगर आपके उस बुक की थ्योरी समझ में आती है, उस थ्योरी को कवर करो, ठीक है। उसके बाद में वो बुक आपके किस में फायदा करेगी, आपके तो 10 ही टॉपिक है, उसमें तो 11th और 12th दोनों दे रखी है। आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन टॉपिकों की क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें से करनी है। उसमें वहां पे सॉल्यूशन भी है, ठीक है।
वहां पर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन है उसका आप अच्छे से 10 के 10 टॉपिक उससे कवर कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है एररलेस फिजिक्स, हिंदी मीडियम को वालों के लिए एररलेस भौतिकी। प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको, कोई इसका चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। उसमें आपके थ्योरी भी, पहले चैप्टर की थ्योरी दे रखी है, फिर क्वेश्चन दे रखे हैं। आपकी पूरी 11th 12th नहीं है, सिर्फ 10 टॉपिक है, उन्हीं 10 टॉपिकों के क्वेश्चन देखने हैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप कहोगे कि सर हमें थ्योरी नहीं आती, हमें पता ही नहीं फिजिक्स में हो क्या रहा है, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, कोई भी एक यूट्यूबर पकड़ लो अच्छा सा, जिसका आपको अच्छे से समझ में आए, और उसकी वीडियोस देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रीम वाला, बायोलॉजी वाला है उसको क्या फोकस करना है, मैथमेटिक्स वाला है उसको क्या फोकस करना है, एग्रीकल्चर वाला जो है उसको क्या फोकस करना है। अभी हम सिर्फ सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री जो एग्रीकल्चर वाले हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बोलता हूं, उनके तो देखो फिजिक्स तो उन्होंने पढ़ी नहीं, तो ये तो उनके रहेगा ही रहेगा कि फिजिक्स सर क्या करें। केमिस्ट्री उनको वैसे दिक्कत होती थी, क्योंकि केमिस्ट्री उनकी बीएससी में है बेचारों के, लेकिन थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है। तो इस सिलेबस में जो आपकी केमिस्ट्री है ना, वो जिस केमिस्ट्री से आप डरते थे वो नहीं है, बिल्कुल इजी केमिस्ट्री है। यहां पे जो केमिस्ट्री, जिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके हुआ था, फोबिया था कि सर ये हो क्या रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, वो केमिस्ट्री नहीं है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक जो है, स्पी ब्लॉक है, परमाणु है, ठोस अवस्था है, विलयन है, रासायनिक साम्य है, हाइड्रोकार्बन है, वही टॉपिक इसमें दे रखे हैं। 10 टॉपिक है, कुछ नहीं करना, थ्योरी देखनी है तो वही एररलेस केमिस्ट्री या एररलेस रसायन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, थ्योरी देखिए, समझ में आती है, बहुत बढ़िया है, उसी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी समस्या रहती है तो किसी एक अच्छे से केमिस्ट्री के यूट्यूबर को पकड़ लीजिए और आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारा सिलेबस था। मैंने आपको बता दिया सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले, ये सारा केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, कट ऑफ। सबसे पहले आपको मैंने सिलेबस बताया, आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। बाकी आपको अच्छे से ध्यान होगा कि टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब बात आती है ऐड होगा नहीं होगा, वो बात की बात है, जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगी, कोई बोलता रहे, मैं बोलूँ नहीं जी नहीं होगा, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई बोले होगा ऐड, वो गलत हो सकता है। जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगी तब तक सिर्फ कयास लगा सकते हैं अपने कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, ठीक है। तो तब तक आपका जो ओल्ड है उसको कवर कीजिए, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो जी, लास्ट ईयर जनरल में जो बॉयज की कट ऑफ थी वो 196 नंबर थी, ठीक है। अब किसी के मान लीजिए साइंस अच्छा है सब्जेक्ट, उसके 200 नंबर आ गए, लेकिन जीके में 40 नहीं आ रहे हैं, नहीं होगा सिलेक्शन। दोनों में 40% कंपलसरी है। एससी की जी थी 147 नंबर, एसटी की 146 नंबर और ओबीसी की 187, ठीक है। तो ये था कट ऑफ लास्ट ईयर का, ठीक है। एमबीसी की 170 नंबर थी, ठीक है। तो कट ऑफ तो यही मान के चलिए कि 200 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, मतलब 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में और यही 30 के करीब आपके जीके के पोर्शन में, ठीक है। तब आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। आपको पता ही है सभी को, 12वीं के लेवल पे, और इससे अच्छी जॉब और इससे इजी जॉब हो ही नहीं सकती। अगर आप 6 महीने अच्छे से मन लगाकर तैयारी करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। और अभी आने वाले 1 या 1.5 महीने में विज्ञप्ति आने कंपलसरी है, अगले साल पेपर होगा ही होगा, प्रयोगशाला सहायक अवश्य ही होगा। जो कोई ये कह रहा है नहीं अगले साल लास्ट तक आएगी, वो आपको मूर्ख बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। वैकेंसी आनी डैम श्योर है। 2016 में आई थी, उसके बाद 18 में आई थी, इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है कोविड के चक्कर में। 23 में चुनाव है, एक वैकेंसी अवश्य ही आएगी। वैकेंसी आना नया ना वही बात की बात है, हमारे हाथ में सिर्फ तैयारी, हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। पेपर कभी भी होगा जरूर, तो जितना टाइम मिलेगा वो अपने लिए फायदेमंद है। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर बायो वालों की, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको क्या करना है। उनके दिक्कत रहती है फिजिक्स में, फिजिक्स में उनकी समस्या है, केमिस्ट्री कर लेंगे, बायोलॉजी में उनकी दिक्कत होगी नहीं। तो
आपका यहां पे प्लस पॉइंट जो होगा ना वो आपका बायोलॉजी होगा। इसको आप अच्छे से करो, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री और फिजिक्स की तुलना में बायो के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी इनका प्लस पॉइंट है। दूसरा आपको करना है जीके वाला पोर्शन मजबूत। ये दो आप कर लोगे। फिजिक्स में आपको टारगेट लेके चलना है मेरे 15 से 20 क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। नहीं भी होंगे और ये दोनों पोर्शन आपके बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे से करते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। समझ में आई बात। अब बात आती है मैथ वालों के, ठीक है। तो उनके जो नेगेटिव पॉइंट है वो बायोलॉजी है, तो उनका जो प्लस पॉइंट है वो उनकी फिजिक्स है। वो फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो आपका जो फिजिक्स है, बायोलॉजी ऐसा नहीं है कि मैथ वालों से होगी नहीं, और फिजिक्स ऐसा है नहीं कि बायो वालों से होगी नहीं। मैं सिर्फ यहां पे ये चर्चा कर रहा हूं कि किसमें समस्या ज्यादा रहती है। तो मैथ्स वालों को फिजिक्स को बहुत अच्छा करना है। जीके देखिए, चाहे वो बायोलॉजी से हो, चाहे वो मैथ से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, जीके ऐसा है जो आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है। अब जिसका जीके अच्छा हुआ वो रेस में आगे चल रहा है, चाहे वो बायो से हो, मैथ से हो, एग्रीकल्चर से हो। तो आपको जीके पे पूरा फोकस करना है। सब्जेक्ट आप कर लोगे क्योंकि आपने 2 साल पढ़ा है, अभी बीएससी कर रहे हो तो भी पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट हो जाएगा। मेन फोकस जीके पे। अब इनको फिजिक्स अच्छा करना है, बायोलॉजी का टारगेट लेके चलना है कि मेरे को जितना हो सके बायोलॉजी में क्वेश्चन अच्छे से अच्छे करने हैं, नेगेटिव कम करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बात आती है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर वालों के, इनके समस्या, क्योंकि इन्होंने तो वो सुपरवाइजर की वैकेंसी दे दी होगी अभी तो, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनके लिए एक ये मैं कह सकता हूं बोनस है वैकेंसी, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले इतने फॉर्म भी नहीं भरते। कृषि विभाग के जो लैब असिस्टेंट होते हैं उनको भी इसी भर्ती के द्वारा लिया जाएगा। इनके नेगेटिव पॉइंट 2 है, इनको फिजिक्स भी नहीं आती और इनकी केमिस्ट्री है उसमें भी इनके समस्या रहती है, ठीक है। लेकिन इनकी बायोलॉजी अच्छी होती है। तो आपका जो मेन फोकस है वो बायोलॉजी और जीके पे रहना चाहिए। मान के चलिए जीके के 50 क्वेश्चन है तो आप टारगेट रखो कि मेरे को 40 करने हैं। बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन हैं तो मेरे को टारगेट करना 35 क्वेश्चन करने हैं। 35 और 40 70 75 नंबर का पोर्शन हो चुका है। केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 30 फिजिक्स केमिस्ट्री के 40 आएंगे बायो के, ठीक है। पिछली बार थोड़ा सा रेंडमली डाला था उन्होंने तो बायो के, हालांकि फिर भी ज्यादा थे। आपको क्या करना है, फिजिक्स अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो अच्छा फिजिक्स का टीचर है तो डैम श्योर 10-15 क्वेश्चन आपके करवा देगा वो, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो हर पोर्शन में बिल्कुल 0 लेवल के होंगे, जो थ्योरी बेस होंगे, कर सकता है हर कोई विद्यार्थी। यही क्वेश्चन 10-15 केमिस्ट्री के एवरेज होंगे जो बिल्कुल हर कोई विद्यार्थी कर सकता है। तो आपको इन दोनों में वो ही करना है कि जो हर कोई करेगा मेरे को वो करना ही है, ठीक है। 6 महीने फिजिक्स पढ़ोगे तो इतना तो कर सकते हो कि 10 या 15 क्वेश्चन फिजिक्स के सही कर दोगे, और 6 महीने केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इतना तो है कि 15-20 क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के भी कर देंगे, और ये आपका प्लस पॉइंट है ही है, ठीक है। बायो वालों से ज्यादा अच्छा जीके एग्रीकल्चर वालों का है, क्योंकि उन्होंने कृषि पर्यवेक्षक में ये पढ़ा है। मैथ वालों से फायदा बायो वालों का कैसे है, उनको बायोलॉजी अच्छी आती है। मैथ वालों का इन दोनों से प्लस पॉइंट क्या है, इनको फिजिक्स आती है। ओवरऑल तीनों बैलेंस है। बस इसमें क्या है, एक स्मार्ट स्टडी की जरूरत है कि आप उसको पढ़ते कैसे हो। समझ में आई बात कि किस पे ज्यादा आप टाइम देते हो। कि एक तो आप, एक विद्यार्थी वो होता है कि जो मेरा कमजोर है मैं उसको ज्यादा अच्छा करूंगा, एक विद्यार्थी जो वो होता है जो मेरा मजबूत है मैं उसको और मजबूत करूंगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। और एग्रीकल्चर वाले इन दोनों पे फोकस करेंगे ना। अगर 6 महीने आप पढ़ते हो इन दो को तो 15-15 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट ले जाता है। मैथ वालों को फिजिक्स अच्छी करनी है, बायो पे थोड़ा सा फोकस करना है, जिससे कि आपके 40 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन सही हो जाए। बायोलॉजी वालों को बायो अच्छी करनी है, उनकी वैसी अच्छी होती है, जीके पे ध्यान देना है। और तीनों स्ट्रीम वाले जीके पे फोकस करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकेगा। और जीके को आपने ये सोचा कि जीके चलो कर देंगे हो जाएगा, तो फिर वो आपकी एक मिथ्या होगी, आपका एक भ्रम होगा, वो जल्द ही टूट सकता है। तो ये है जो हमारी लैब असिस्टेंट की शैक्षणिक योग्यता है। आपको सिलेबस बता दिया, कट ऑफ बता दिया,
अब बात आती है हमारी सक्सेस पॉइंट टीम की, जो विषय विशेषज्ञों की टीम है, वो कब बैच शुरू करेगी, ऑनलाइन कब रहेगा, ऑफलाइन कब रहेगा, ये सारी जानकारी आपको अभी मिल जाएगी। सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी राजपुरी सर पढ़ाएंगे। रासायनिक विज्ञान है वो परमार सर, दिलीप जी परमार है हमारे, ठीक है। यूट्यूब पे उनकी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो। रीट में हमने बहुत अच्छा काम किया है, जिसका हम बखान करने की मेरे को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भौतिक विज्ञान है वो अमरजीत जी सर करवाएंगे, ठीक है, उनके भी वीडियो पड़े। जीव विज्ञान जो है वो आपके सामने खड़े हैं, वो करवाएंगे। कला और संस्कृति है वो मांगेदान जी सर करवाएंगे आपको, ठीक है। राजस्थान इतिहास है वो चौधरी सर करवाएंगे। पूरी की पूरी टीम ऑफलाइन बैच में आपको डेमो मिलेगी। ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन की भी बात करो तो उसमें भी आपको सभी 6 के 6 टीचरों की डेमो वीडियो मिलेगी। और उसके अलावा भी आप कह रहे हो कि सर कब आप ऑनलाइन करोगे, कब आप ऑफलाइन करोगे, हमें तो अभी देखनी है, तो हमारे यूट्यूब पे इन सभी टीचरों की जो क्लास है वो पड़ी है, आप अच्छे से इनका वीडियो देख सकते हो, इनको समझ सकते हो, इनके लेवल को परख सकते हो कि कैसा पढ़ा रहे हैं। एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के हैं, जो सेकंड ग्रेड साइंस से तैयारी कर रहे हैं, मैथ वालों का तो नहीं कहूंगा, ठीक है, सिर्फ साइंस वालों का, तो उनका सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर पूरा जीके का होता है, वही यहाँ पे टॉपिक इनके जीके में है। और जो आप साइंस पढ़ोगे सेकंड ग्रेड में, उनके आपके लगभग 25-30 क्वेश्चन है, 25-30 टॉपिक है। फिजिक्स के 25-30 है, केमिस्ट्री के 25-30, बॉटनी के 25-30, जूलॉजी के, उनके 10-10 टॉपिक यहाँ पे है। सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारे 12वीं पास आउट विद्यार्थी है, वो इससे ये ना हो कि सर क्या बोल रहे हो, हमारा मोरल डाउन कर रहे हो। मोरल डाउन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये सारा हमने बता दिया। अब बात ही है बात की हमारा बैच कब से होगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। 4 नवंबर को दिवाली है, 7 नवंबर को हमारे सक्सेस पॉइंट में मॉर्निंग में 7 बजे 3 दिवसीय डेमो क्लासें रहेगी लैब असिस्टेंट के लिए। सुबह 7 बजे 7 नवंबर सक्सेस पॉइंट में ऑफलाइन डेमो रहेगी 3 दिन की। इसकी जो फीस है वो मात्र 11,000 रुपए रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो भी इंक्वायरी करनी है वो आप हमारे टोल फ्री जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है एकेडमी के, उस पर आप बात कर सकते हो, जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए। टाइमिंग, कब, फीस, ज़्यादातर यही रहता है, कब शुरू होगा सर, टाइम क्या रहेगा, फीस कितनी रहेगी, तो आपको बता दिया है सारा। टीम बता दी है कौन सी टीम रहेगी हमारी। उसके बाद में कुछ विद्यार्थी हमारे, जैसे ही हमने इसके बारे में थोड़ी सी सूचना डाली थी, तो बाहर के विद्यार्थी जो हमारे बाड़मेर में नहीं आ पा रहे हैं, मारवाड़ में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो कह रहे हैं सर हमें भी ये लेना है, ऑनलाइन की व्यवस्था कीजिए। तो देखिए जी, 25 से 20 नवंबर के बीच में, ये आपको डेट याद रखनी है, 25 से 20 नवंबर के बीच में ऑनलाइन बैच है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लैब असिस्टेंट का ऑनलाइन जो बैच होगा उसकी क्या फीस रहेगी, उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा आपके 20 नवंबर से पहले, और उसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि ऑनलाइन बैच में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा लैब असिस्टेंट का जो बैच 7 नवंबर से शुरू होने वाला है। किसी विद्यार्थी की अच्छी तैयारी है जो कोचिंग नहीं करना चाहता, उसको मैंने बता दिया है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत अच्छी और बहुत ही सिंपल सी जॉब है, 6 महीने की तैयारी में आप इसको प्राप्त कर सकते हो। बस करना क्या है, एक स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, ठीक है। सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, कुछ विद्यार्थी अब इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सिलेबस बदलेगा, तो मैं उनके लिए एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, सिलेबस होगा तो हम ऐड कर देंगे, नहीं होगा तो ये जो है उसी को कवर करेंगे, ठीक है। अभी विज्ञप्ति नहीं आई है, तब तक सिलेबस का कुछ नहीं कह सकते, जो पुराना है वो ही रहेगा। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।